तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूँ उससे पहले मुझे लगता है कि एक बेहद सीरियस मुद्दे पे बात करना जरूरी है। बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करना चाहते, चूँकि सब ऑडियंस को नाराज़ नहीं करना चाहते, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी सी सत्यता अगर बरकरार रहे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी होंगी। 2-3 वीडियो मैंने बनाया, अब किस पे बनाया वो नहीं बताऊँगा, इसी चैनल पे पड़ी हैं। अगर आप कमेंट्स देखेंगे या फिर वीडियो देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। उन वीडियोज़ में मैंने कुछ कहा, उसके बाद फिर कमेंट आने लगे कि भाई तुम कुछ ज़्यादा ही सेकुलर बन रहे हो, नहीं बनना चाहिए, धर्म खतरे में है, और कश्मीर पे क्यों नहीं बोला, ये तमाम चीज़ें। अच्छा, ये तमाम चीज़ें जिन्होंने कमेंट की, हो सकता है उनका अपना कुछ पक्ष रहा हो, उनका अपना कुछ दर्द रहा हो, कोई और बात रही हो, उस पर मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन उनसे फिर मेरा एक सवाल है कि जो सोशल मीडिया पे कट्टर हिंदू बनते हैं या फिर सोशल मीडिया पे किसी की वीडियो पे कमेंट कर देना, फेसबुक पे फ़ोटो डाल देना, उनसे मेरा 2-3 सवाल है। पहला कि एक बार अपने आसपास थोड़ा सा झांक के देखिए कि आपके गांव में कितने मंदिर हैं। हर गांव में 1 या 2 माता जी के या फिर शंकर भगवान के मंदिर आपको ज़रूर मिलेंगे। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि दुर्गा माता या फिर शंकर भगवान के। अब आप बताइएगा कि उन मंदिरों में सुबह शाम आरती होती है कि नहीं, और अगर आरती होती है तो कितने लोग जाते हैं, और कितने लोग जाते हैं उनमें से अगर आप जाते हैं या नहीं ये भी बता दीजिएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 100 में से 10 ही ऐसे होंगे गांव जहां पे दुर्गा माता या फिर बाकी मंदिरों में आरती होती होगी सुबह शाम। अगर किसी के घर का मंदिर है वो बात हटा दीजिए, किसी के घर के सामने का मंदिर है वो बात हटा दीजिए, जो गांव की सीमाओं पे मंदिर बने होते हैं, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि हम लोग जब शादी होती है, विवाह होता है, तो जो बहू आती है पहले उसी मंदिर पे जाती है दर्शन करने, जहाँ पे हम लोग पूजा पाठ करते हैं। आपके उन मंदिरों पे कितनी बार आरती होती है? साथ ही आप कितनी बार गांव में रामायण होता है तो जाके बैठते हैं रामायण पढ़ने? आप सच बताइएगा कि आप अपने बच्चों को, अपने भाई को, अपनी बहन को कितनी बार गीता और रामायण खरीद के दिए हैं पढ़ने के लिए? और अगर आप ये चीज़ करते हैं तब तो आप मुझे कह सकते हैं कि मैं सेकुलर बन रहा हूँ या फिर मैं हिंदुत्व की बात नहीं करता हूँ। वैसे मैं करता हूँ और मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि हाँ, मैं पूरा सनातनी हूँ। लेकिन सनातनी होने के साथ साथ आप सोशल मीडिया पे कोई अपने आप को भगवा रक्षक बताता है, कोई अपने आप को कुछ और बताता है। ये तमाम चीज़ें बोलने से पहले, तमाम रक्षक बनने से पहले थोड़ा सा आप अपने धर्म का जान तो लीजिए। आप अपने आसपास के मंदिरों का हाल देख लीजिए। दुर्गा पूजा में जब आरती होती है, आज के 10 साल पहले की बात बताऊं, जब पूजन होता था, प्राण प्रतिष्ठा होती थी, तो पूरे गांव की तमाम महिलाएं वहां पे जाती थी। आज नहीं जाती। आज जब कुछ ऐसा प्रोग्राम होता है तो भले चली जाएं, बाकी दर्शन करने नहीं जाती। जाती हैं तो बस सेल्फी लेने जाती हैं। आप खुद वहां पे घूमने जाते हैं, भीड़ नहीं होती जब आरती होती, कोई खड़ा नहीं होना चाहता। आप गांव में एक कथा देखिए, कथा सब लोगों ने सुनी होगी सत्यनारायण भगवान की, लेकिन बड़े दावे से कहता हूँ किसी को ये तक नहीं पता, 18 साल 19 साल उम्र होने के बावजूद भी किसी को ये नहीं पता होगा कि सत्यनारायण भगवान की कथा में वो कथा कौन सी है जिसको हम सुनते हैं। बिल्कुल नहीं याद होगा। और आप सोशल मीडिया पे दूसरों को कहते हैं कि भाई आप सेकुलर बन रहे हैं, तो भाई आप क्या हैं फिर? आप तो फिर हिंदू भी कहलाने लायक नहीं है। जो 16 संस्कार हैं आप में एक भी संस्कार नहीं होगा, और 16 कौन से हैं वो भी आपको नहीं पता होगा। खैर, मुझे लगा इस बार आपको चेता देना चाहिए, और आप बुरा मानते हैं तो बेशक मानिए, चूँकि ये बातें धर्म से जुड़ी है। अगर ज्ञान है तो आप उसको बढ़ाइए, हम सबको बताइए। बढ़िया प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, आप खुद अपना चैनल खोलिए, बताइए कि हाँ आरती ऐसे होनी चाहिए, वैसे होनी चाहिए, पूजा ऐसे होनी चाहिए, हम लोग सिखा क्यों रखते हैं, श्राद्ध पक्ष क्यों होता है, शुक्ल पक्ष क्यों होता है। कुछ नहीं, किसी की पोस्ट देखा बस शुरू हो गए। घर पे जाके आप किसी मीट वाले शॉप पे चले जाइए एक दिन। हो सकता है आज मैं वीडियो से थोड़ा भटक के बोल रहा हूँ, लेकिन ये बोलना पड़ेगा। आप किसी मीट वाले शॉप पे जाके 4 घंटे समय दे दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि नॉनवेज खरीदने वाले मुस्लिम कितने और हिंदू कितने हैं। आप गाय को बचाते हैं और बकरे को खाते हैं। अब आप कहेंगे कि गाय तो माता है, तो माता कैसे? तो फिर आप कहेंगे हम उसका दूध पीते हैं, तो बकरी भी तो दूध देती है। या फिर कोई भी जानवर, सनातन में कौन से जीव की हिंसा और हत्या की बात की गई है? लेकिन आप देखिए किसी दिन किसी चिकन मटन शॉप पे जाके लेने वाले कौन है? और अगर ऐसा नहीं है, हिंदू नहीं है, तो आप फिर उन दुकानों की हालत नवरात्र और दुर्गा पूजा में देख लीजिए।
दुकानों की बिक्री आधी की आधी हो जाती है, वो घर से बेचते हैं, फिर दुकान भी नहीं लगाते। तो आप सोचिए फिर। खैर, अब आज की कहानी की बात करते हैं। एक मेरे अंदर आवेश आ गया था थोड़ा बोलते हुए, लेकिन ज़रूरी भी था। आमतौर पे आपने कई सारी कहानियाँ सुनी, कत्ल की कई सारी मिस्ट्रियाँ देखी, कत्ल की बहुत सारी वजह भी देखी, लेकिन आज जिस कहानी और जिस वजह को मैं आपको बताऊंगा, और एक आदमी कैसे मारा जाता है और उसकी पटकथा जो होती है बहुत पहले से लिखी जाती है, और उसकी अपनी भी कुछ गलती होती है। अब ऐसा क्यों, वो मैं आपको बता देता हूँ। कहानी कर्नाटक की है। कर्नाटक में एक जगह लगती है कोडागु। कोडागु में एक और जगह है सुंटीकोप्पा, और वहाँ पे एक कॉफ़ी प्लांट है। बात इसी साल 2024 के इसी अक्टूबर महीने की 8 तारीख की है। उसी सुंटीकोप्पा में जहाँ पे एक कॉफ़ी फैक्ट्री है, कॉफ़ी प्लांटेशन, वहाँ पे एक डेड बॉडी मिलती है। अब लोकल लोगों ने जब उस बॉडी को देखा, फ़ौरन पुलिस को इत्तला किया। पुलिस आती है, आने के बाद देखती है कि जो बॉडी है लगभग जलाई जा चुकी है, लगभग 80% 90% बर्न बॉडी। अब ये चीज़ जब देखती है फ़ौरन समझ जाती है कि जो मामला है कत्ल का है। फ़ौरन तफ्तीश करने जुटती है। तफ्तीश करने के दौरान सबसे पहले आसपास के लोगों से पूछा कि भाई किसी ने कुछ देखा या नहीं देखा, क्योंकि पहला यही होता है कि शायद अगर कोई चश्मदीद मिल जाए तो बात आसान हो जाएगी। आसपास के लोगों से पूछा, लेकिन दुर्भाग्यवश किसी ने कुछ देखा नहीं था। अब पुलिस वाले थोड़ा सा और जांच पड़ताल करते हैं, आसपास के इलाके की तलाशी लेते हैं, फिर कुछ नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने उस लाश की जो डिटेल्स थी उसको आसपास के थानों में इत्तला कर दिया और चेक करवाया कि क्या कोई मिसिंग कंप्लेन दर्ज है या नहीं। जब ये चेक करवाया तो पता चला कोई मिसिंग कंप्लेन भी नहीं दर्ज है। अब पुलिस वाले क्या करें, तमाम इलाकों में पता किया कि भाई कोई ऐसा 30-40 साल का आदमी जो गायब हो, ना मिल रहा हो, ये भी नहीं पता चला। हैरान परेशान पुलिस वाले तमाम तरीके से जांच पड़ताल करते रहे। लाश की अच्छे से तलाशी ली, कपड़ों को चेक किया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेक की, बार बार आसपास चेक किया कोई कैमरा लगा हो वहाँ कुछ मिल जाए, लेकिन वो भी कुछ नहीं बात बनी। तमाम थानों की डिटेल खंगाल ली, वहाँ कुछ मिला नहीं। लोकल राहगीरों से पूछा कि आपने कुछ देखा, वो भी कुछ पता चला नहीं। धीरे धीरे 2-3 दिन गुजर गए, ना ही कातिल का कुछ पता चला, ना ही लाश किसकी थी इसकी शिनाख्ती हुई, और ना ही ये लाश यहाँ पहुँची कैसे ये पता चला। हैरान परेशान जांच पड़ताल करते रहे पुलिस वाले, तफ्तीश करते रहे, कहीं कुछ मिला है नहीं। इसके बाद जब 2-3 दिन गुजर गए तब पुलिस वालों को एक आइडिया आया। उन्होंने सोचा कि ये जो प्लांट है, चूँकि यहाँ पे आसपास कनेक्टेड रोड है और कोई बस्ती नहीं है, क्योंकि प्लांट्स हमेशा बस्तियों से दूर होते हैं, तो यहाँ पे अगर कोई आया होगा तो या तो वो बाइक से आया होगा और या तो कार से आया होगा। अब दूसरी चीज़ इसमें ये थी कि अगर कोई बाइक से आया होगा या फिर कार से आया होगा, अगर वो लोकल था तो ऐसे हाल में फिर एक बात और है कि लोकल होता तो किसी न किसी थाने में कोई ना कोई सुगबुक तो लगी ही होती। अंदर ही अंदर खबरें फैलती हैं, मुखबिरों से पुलिस तक पहुंचती हैं। ऐसा कुछ मिला है नहीं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो लाश है वो बाहर से आई है। अब ये बात जब पुलिस वालों के जहन में आती है तब पुलिस वाले थोड़ा सा और सोचते हैं। फिर एक आइडिया आता है कि काम करते हैं कि आसपास के जितने कनेक्टेड हाईवेज़ हैं एक बार उनके टोल नाकों को चेक करते हैं, और उन हाईवेज़ के अगल बगल जो रेस्टोरेंट हैं, जो दुकानें हैं, उन पे जो कैमरे लगे हैं उनको खंगालते हैं। इसके बाद पुलिस वालों ने चेक करना शुरू किया। जब चेक करना शुरू किया तो सबसे पहले तमाम तफ्तीश करने के बाद एक लाल रंग की मर्सिडीज कार दिखाई देती है। ये कार उसी दिशा में आती है जिस दिशा में ये प्लांट था। अब पुलिस वालों ने जब उस कार को देखा और ये देखा कि उस डायरेक्शन में आ रही है जिस डायरेक्शन में ये बॉडी मिली है, साथ ही दोबारा उस कार का इससे पहले और इसके बाद का कभी आना जाना किसी ने देखा नहीं था, तो पुलिस वालों ने कहा कि कहीं इस कार से इस लाश का कोई संबंध तो नहीं। इसके बाद उन्होंने उस कार के बारे में पता करना शुरू किया। जब कार के बारे में पता करना शुरू किया तो पता चला ये कार
किसी रमेश नाम के शख्स की है। अच्छा, जो कार थी वो रेड कलर की मर्सिडीज थी। तो मर्सिडीज किसी ये साधारण इंसान की होगी नहीं, और ख़ासकर रेड कलर तो वैसे भी थोड़ा सा एक शौकीन और पैसे वाले लोग ही रखते हैं, क्योंकि आदमी की पहली प्रेफरेंस वाइट या ब्लैक ही होती है। अब रेड कलर लेना, नियॉन कलर लेना, पर्पल कलर लेना, ये सब बहुत हाई प्रोफाइल लोग करते हैं। जब पता किया कि ये रमेश भाई साहब हैं कहाँ के, तो पता चला कि ये हैदराबाद के वप्पल के हैं। उसके बाद पुलिस वालों ने रमेश से कांटेक्ट करने की कोशिश की। जब कांटेक्ट करने की कोशिश की तो पता चला कि जो रमेश है वो 8 तारीख के बाद से ही गायब है, और उनकी जो मिसिंग कंप्लेन है वो 9 या 10 तारीख को वहाँ के लोकल थाने में भी लिखाई गई है। अब एक शख्स जिसकी कार है, एक लाश जिसकी शिनाख्त नहीं हुई, और कार का मालिक गायब है। अब सर्कमटेंशियल एविडेंस यही कह रहे थे कि ये जो बॉडी है वो रमेश की है। लिहाजा पुलिस वालों ने जो कंप्लेन करने वाले थे रमेश के फैमिली मेंबर, यानी उसकी पत्नी निहारिका, उसको बुलाया, और बुलाने के बाद जो लाश मिली थी उस लाश को दिखाया कि आप शिनाख्त कीजिए लाश है किसकी। जब शिनाख्त की गई तो पता चला कि ये लाश किसी और की नहीं, रमेश की है। पत्नी बेचारी देखती है लाश को, फूट फूट के रोने लगती है। बेचारी का रो रो के बुरा हाल, परिवार में और कोई था भी नहीं। पुलिस वाले खुद मदद के लिए आगे आते हैं, लाश को जैसे तैसे करके हैदराबाद पहुंचवाते हैं। उसके बाद बॉडी का अंतिम संस्कार करवाते हैं। अब चूंकि एक बेहद अमीर इंसान, उसका कत्ल हुआ, लाश 800 किलोमीटर दूर मिली, तो पुलिस वालों को भी लगा कि यार इस केस को सुलझाओ, नहीं तो फिर पता चले कहीं किसी बड़े पॉलिटिशियन या फिर मीडिया की नज़र पड़ जाए तो फिर मामला बहुत बिगड़ जाएगा। उन्होंने हर एंगल से जांच पड़ताल शुरू कर दी। सबसे पहले फैमिली बैकग्राउंड खंगाला, उसके बाद आसपास के तमाम लोगों से पूछा, जांच पड़ताल करी, दुश्मनों के बारे में पता लगाया, कौन ऐसा कर सकता है, किसी ने क्या कोई धमकी वगैरह दी थी। ये तमाम चीज़ें पुलिस वाले खंगालते रहे, लेकिन कहीं से ना कोई जानकारी मिली, ना कहीं से कोई डिटेल मिली। तारीख धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। इधर जैसे जैसे तारीख आगे बढ़ती रही, उधर पुलिस वाले भी परेशान हो रहे हैं कि कत्ल की गुत्थी सुलझ नहीं रही। तमाम पहलू पुलिस वालों ने खंगाल लिए, तमाम चीज़ों के बारे में पता कर लिया। देखते ही देखते लगभग 15 दिन गुजर गए। 15 दिन तक पुलिस वाले इधर उधर खाक छानते रहे, हाथ खाली के खाली रहे, जांच पड़ताल करते रहे। इसी दौरान एक चीज़ उनको नजर आई, और वो चीज़ उनकी उस केस में बड़ी मदद करती है। दरअसल पुलिस वालों ने देखा कि जो रमेश की पत्नी निहारिका है, जिसने मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवाई थी, उसकी जो एक्टिविटी है वो थोड़ी सी सस्पिशियस है। अब ये चीज़ जब उन्होंने देखी तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा निहारिका का बैकग्राउंड खंगाले। लेकिन फिर यहाँ एक दिक्कत थी। देखिए, कोई भी केस हो, पुलिस वाले अमीर और गरीब में थोड़ा सा भेद तो करते हैं। गरीब हो तो फटकार के पूछ लेंगे, अब अमीर का मामला। उन्होंने घुमा घुमा के पता करना शुरू किया। जब पता करना शुरू किया तो पता चला कि जो निहारिका है उसके खिलाफ पहले भी कुछ पुलिस कंप्लेन है। अब एक चीज़ जब ये पता चली तो थोड़ा सा निहारिका पे और डाउट हुआ। इसी दौरान पुलिस वालों ने कहा कि अगर यहाँ से मर्सिडीज निकली है तो ये रास्ते में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रुकी होगी, क्योंकि 800 किलोमीटर की दूरी थी। जब ये बात पता की तो किस्मत साथ देती है। एक पेट्रोल पंप पे 2 लोग और एक महिला तेल भरवाते हुए नजर आ जाते हैं 8 तारीख को। अब 2 लोग कौन थे ये तो नहीं पता था, लेकिन जो महिला थी वो कोई और नहीं, निहारिका ही थी। लिहाजा पुलिस वालों ने निहारिका को उठा लिया। उठाने के बाद जब पूछताछ करी तब पूरी कहानी शीशे की तरह साफ हो गई, और यहीं से कहानी फिर काफ़ी पहले चली जाती है। दरअसल जो निहारिका थी बेहद गरीब तबके की थी। निहारिका के जो फादर थे वो एक आदमी, ठीक ठाक काम करने वाले मेहनत मजदूर कस के लोग साथ थे। बदकिस्मती से उनकी आपातकालीन मौत हो जाती है। तमाम जिम्मेदारियां माँ पे आई, लेकिन माँ ने जिम्मेदारियां उठाई नहीं। उन्होंने दूसरी शादी कर ली। 16-17 साल की उम्र में ही निहारिका जो थी अनाथ की ज़िंदगी जीने लगी। कोई स्किल वगैरह भी ज़्यादा थी नहीं। इसी दौरान फिर इसने सोचा कि चलो कहीं शादी कर लें, अपना घर बसाएं। इसके बाद निहारिका शादी कर लेती है। शादी करने के बाद शादीशुदा ज़िंदगी आगे बढ़ी। उसका एक बच्चा भी हुआ। जब बच्चा हुआ तो फिर इसने फिर नौकरी वगैरह भी करना शुरू किया, और इसी दौरान ये हरियाणा चली जाती है।
जब ये हरियाणा चली गई तो वहाँ पे जब इसने ढेर सारे पैसे और कंपनी में तमाम चीज़ें देखी, तब वहाँ पे इसने फाइनेंशियली फ्रॉड करना शुरू कर दिया, लोगों को लूटना, मूर्ख बनाना। अब एक दो लोगों को इसने लूटा तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे जब इसकी एक्टिविटी बढ़ने लगी तो फिर इसके ऊपर कंप्लेन हुई, गिरफ्तार कर ली जाती है और साल 2018 में फिर ये जेल चली जाती है। लंबा अरसा ये जेल में रहती है, उसके बाद जेल से बाहर आती है और इसी दौरान एक मीटिंग में इसकी मुलाकात रमेश से होती है। रमेश से बातचीत करती है, बातचीत करने के बाद उसको अपने प्यार के जाल में फंसाती है। फंसाने के बाद फिर उसके करीब आती है। रमेश भी अपनी दौलत को दिल खोल के निहारिका पे लुटाने लगा, लेकिन अब निहारिका की उम्र लगभग 26 साल के आसपास थी उस टाइम पे, और जो रमेश था लगभग 45 साल। तो ना ही उम्र समान थी, ना थिंकिंग समान थी। तो जो निहारिका थी उसकी नज़दीकियाँ बढ़ जाती है निखिल से। दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। आलम ये हुआ कि फिर दोनों ये चाहने लगे कि रमेश की जो दौलत है वो मिल जाए, और दोनों एक दूसरे के साथ ऐश की ज़िंदगी जीने लगे। अब ये आइडिया जब दिमाग में आया तो फिर निहारिका पहुंचती है रमेश के पास और कहती है कि मुझे 8 करोड़ रुपए दे दो। अब रमेश ये बात सुनता है, कहता है 8 करोड़ रुपए क्यों? अब कोई वजह वो बता नहीं पाती। अब इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच झगड़ा होने लगा कि तुम मुझसे शादी किए हो, तुम मेरे पति हो और मैं पैसे मांग रही हूँ, तुम देना नहीं चाहते। रमेश मना करता है, भाई इतनी बड़ी रकम मैं तुमसे क्यों दूँ तुम्हें, कहाँ लगाओगे, कम से कम कोई काम बताओ, कोई बिजनेस हो तो चलो साथ में करते हैं। अब रमेश जब मना करता है तो निहारिका को लगा कि यार पैसे तो हैं मेरे पास, लेकिन उस पर हमेशा रमेश की सिग्नेचर की जरूरत। तब इसने प्लान बनाया कि रमेश को ही रास्ते से हटा दो, लेकिन कैसे? तब इसने निखिल से बात की। निखिल ने अपने दोस्त अंकुर से बात की। इसके बाद ये तमाम लोग मिलकर प्लान बनाते हैं कि कत्ल करेंगे। अब निखिल और उसका दोस्त अंकुर और निहारिका 8 तारीख को रमेश से मिलते हैं, उसका कत्ल करते हैं। कत्ल करने के बाद उसी की मर्सिडीज में लाश लेके निकलते हैं। निकलने के बाद चूँकि थोड़ी दूर जाते हैं, तेल कम हो जाता है, 800 किलोमीटर की दूरी थी, तो एक टंकी पे उतर के तेल भरवाते हैं। उसके बाद हैदराबाद से वो लाश लेके कर्नाटक पहुंचते हैं। वहाँ पे फिर कोडगू जाते हैं, फिर सुंटीकोप्पा जाते हैं। वहाँ पे एक कॉफ़ी की प्लांटेशन के पास उस लाश को जला देते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, इस उम्मीद के साथ कि एक लाश जिसको हमने 800 किलोमीटर दूर फेंक दिया, वो लाश अब कहाँ किसी के हत्थे चढ़ेगी, और कहाँ अगर चढ़ भी गई तो शिनाख्त होगी, लाश की पहचान भी मिटा दी, चेहरे को भी जला दिया, पुलिस वाले भी कहाँ मेहनत करेंगे। लेकिन इधर जो कर्नाटक की पुलिस थी उसने ठान लिया था कि इस केस को हम सुलझा के रहेंगे, और अंत में उन्होंने कड़ी मशक्क़त के बाद लगभग 20 दिन बाद इस 800 किलोमीटर की मर्डर मिस्ट्री को सुलझा दिया। और वजह क्या? 8 करोड़ रुपए। तो जो मैंने शुरू में कहा था कि पटकथा पहले लिखी जाती है। एक महिला जो अपने पति को छोड़ दे, एक महिला जहाँ नौकरी करने जाए वहाँ फाइनेंशियली फ्रॉड करके जेल में जाए, आप 85 करोड़ के मालिक हो गए, उसके प्यार में पड़ते हैं, तो गलती तो आपकी भी है। क्योंकि आदमी का नेचर कभी नहीं बदलता। सांप है तो वो कहीं न कहीं कैसे न कैसे करके आपको डसने की कोशिश करेगा, सावधान आपको रहना है। खैर, लोग यही नहीं समझते और ऐसी कहानियाँ डेली आती हैं। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आते हैं सवाल जवाब के सिलसिले पे। और मैंने आपसे पूछा था कि हमारे देश में एक टाइम ऐसा रहा है, एक दौर, कि शौचालय को लेके लोग उतने जागरूक नहीं थे। तब सरकार ने एक मिशन चलाया था, तो उस मिशन का क्या नाम था? तो 4 मैंने ऑप्शन दिए थे। पहला था पर्दा है पर्दा, दूसरा है दरवाज़ा बंद, तीसरा है खुली सोच, और चौथा है ना तुम देखो। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है दरवाज़ा बंद। और इस सवाल का जो सही जवाब दिया है वो हैं आदित्य जायसवाल जी, और डॉक्टर रोहिल्ला जी हैं, और साथ ही जो चंदन शर्मा जी हैं, सुरेश जी हैं, और नो इंडिया जी हैं, आलोक जी हैं, गीता जी हैं, अनुज यादव जी हैं, संगीता वाजपेयी जी हैं, साथ ही स्वप्ना जी हैं, और सोनू कुमार जी हैं, और एक नाम जो और लास्ट में अंशिका जी हैं। अंशिका जिनके बारे में मैंने बताया था कि मेरी बैचमेट हैं। इन्होंने पूरी डिटेल में बताया कि दरवाज़ा बंद अभियान 2017 में चलाया गया था। सुनील शर्मा जी हैं, साथ ही जो सनी शेखर जी हैं, इन्होंने सही जवाब दिया है। तो आप तमाम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, तो आप तमाम लोग को दिल से शुभकामनाएं। ऐसे ही अपना ज्ञान बढ़ाइए, हम सबका ज्ञान बढ़ाइए। अब आते हैं आज के सवाल पे।
और आज का मेरा सवाल है, गणेश चतुर्थी आपने देखा होगा, अगर कोई बुजुर्ग होगा, एक टाइम तक नहीं मनाई जाती थी हमारे हिंदुस्तान में, ये सत्य है। लेकिन फिर गणेश चतुर्थी को बहुत ज़्यादा जोर दिया गया, मुंबई में तो खासकर मनाया जाता है। तो इस गणेश चतुर्थी को मनाने की जो क्रांति है वो किन्होंने लाई? 4 ऑप्शन देता हूँ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। अगर आपको सही जवाब पता हो तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, कल का इंतजार कीजिएगा, कल मैं आपको बताऊंगा। साथ ही ऐसे वीडियो देखने के लिए, ऐसी कहानियों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।